आज हमारे दिल में। आज तुम्हारे तेवर बड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। अश्विन कहाँ है? उसे तो मैंने तलाक दे दिया। आलोक नाथ बॉलीवुड के संस्कारी बाबूजी, लेकिन काफी कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि संस्कारी बाबूजी यानी आलोक नाथ ने हिंदी सिनेमा में हीरो के तौर पर भी काम किया है, और केवल हीरो ही नहीं, कुछ फिल्मों में तो ये विलेन भी बने हैं। यहाँ हम नहीं बैठेंगे भाई। 80 के दशक में अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाले आलोक नाथ एक वक्त पर कुछ विवादों में भी फंसे, लेकिन जनता के मन में आलोक नाथ को लेकर जो दिलचस्पी थी वो कभी कम नहीं हो पाई। देख मैं आ गया सब काम निपटाकर ठीक तेरे जन्मदिन पर। किस्सा टीवी पर पेश है आलोक नाथ की कहानी। आलोक नाथ फिल्मों में कैसे आए और इनका फिल्मी सफर कैसा रहा, आज ये सारी कहानी हम आपको बताएंगे। ये सब तो ठीक है भाई आत्मानंद, लेकिन गदर हुआ कहाँ? अक्सर ये दावा किया जाता है कि आलोक नाथ का जन्म बिहार के खगड़िया में हुआ था। विकिपीडिया पर भी आलोक नाथ का जन्म स्थान खगड़िया ही बताया गया है, लेकिन ये सरासर गलत है। एक इंटरव्यू में खुद आलोक नाथ ने बताया है कि उनका परिवार मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिले का जरूर है, लेकिन उनकी पैदाइश 10 जुलाई 1965 को दिल्ली में हुई थी और बचपन से लेकर जवानी तक का वक्त उन्होंने दिल्ली में ही गुजारा था। इनका पूरा नाम है आलोक नाथ झा। इनकी स्कूलिंग और कॉलेज दिल्ली से ही हुए। ये दिल्ली के हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट थे। आलोक नाथ के पिता एक डॉक्टर थे और इनकी माता एक टीचर थी। पिता तो चाहते थे कि बेटा उनकी ही तरह डॉक्टर बने, लेकिन स्कूल के दिनों से ही आलोक नाथ के सिर पर एक्टिंग का जुनून चढ़ना शुरू हो चुका था। जिस स्कूल में आलोक नाथ पढ़ा करते थे उसी स्कूल में महान एक्टर ओम शिवपुरी भी टीचर की हैसियत से काम किया करते थे। एक दफा जब ओम शिवपुरी ने आलोक नाथ का एक नाटक देखा तो वो इनसे बड़ा इम्प्रेस हुए। ओम शिवपुरी ने आलोक नाथ को सलाह दी कि इन्हें अपने टैलेंट का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ओम शिवपुरी ने इन्हें गर्मियों की छुट्टियों में दूरदर्शन में ऑडिशन देने को कहा। ओम शिवपुरी की सलाह मानते हुए आलोक नाथ ने दूरदर्शन में ऑडिशन दिया और ये सिलेक्ट भी हो गए। फिर साल 1974 में इन्हें पहली दफ़ा दूरदर्शन के एक नाटक में काम करने का मौका मिला। इस नाटक में आलोक नाथ के काम को बेहद सराहा गया। इसी के बाद आलोक नाथ एक्टिंग में करियर बनाने को लेकर गंभीर हो गए। आलोक नाथ ने अपने स्कूल का थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया, जो कि प्रोफेशनल थिएटर किया करता था। फिर जब आलोक नाथ ने हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया तो मानो थिएटर ही इनकी जिंदगी बन गया। इन्होंने हिंदू कॉलेज का थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया। इसी ग्रुप के साथ थिएटर करते हुए ही किसी ने इन्हें सलाह दी कि तुम्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लेना चाहिए। उस सलाह को मानते हुए इन्होंने एनएसडी में दाखिला लेने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन जब ये बात इनके माता पिता को पता चली तो वो इनसे काफ़ी नाराज़ हुए। हालांकि बाद में बेटे की जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा और इसी के साथ इनकी किस्मत ने भी इनका साथ दिया। इनका दाखिला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हो गया। प्रेम बेटा देख तेरे बाबूजी तेरे लिए क्या लाए। आलोक नाथ जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपने आखिरी साल में थे तो मशहूर एक्टर डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो एक दिन एनएसडी पहुंचे। उन्हें अपनी फिल्म गांधी के लिए कुछ ट्रेंड एक्टर्स की ज़रूरत थी। उन दिनों एनएसडी का नियम था कि एनएसडी में ट्रेनिंग के दौरान कोई भी स्टूडेंट फिल्म में काम नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि रिचर्ड एटनबरो राष्ट्रपिता गांधी के जीवन पर फिल्म बना रहे थे, इसलिए जब आलोक नाथ को रिचर्ड एटनबरो ने फिल्म के लिए सिलेक्ट किया तो उन्हें फिल्म में काम करने की छूट दे दी गई।
आलोकनाथ फिल्म में एक बड़े छोटे से किरदार में नजर आए थे। वो फिल्म में अमरीश पुरी के बेटे मोहम्मद तैयब के रोल में दिखे, जो कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन में उनके साथ खड़ा था। उस फिल्म के लिए आलोकनाथ को 20,000 रुपए दिए गए थे, जो उस जमाने में एक बड़ी रकम हुआ करती थी। गांधी फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब रही। फिल्म की कामयाबी से आलोकनाथ के हौसले भी बुलंद हो गए और एनएसडी से अपनी ट्रेनिंग खत्म होते ही साल 1981 में ये मुंबई आ गए और मुंबई में इनके जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हो गया। आलोकनाथ को लग रहा था कि गांधी फिल्म की कामयाबी से उन्हें मुंबई में काम आसानी से मिल जाएगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। काम पाने के लिए इन्हें कई महीनों तक प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़े। मगर एक अच्छी बात इनके साथ ये हुई कि एनएसडी में इनकी सीनियर रही नादिरा बब्बर भी अब तक मुंबई आ चुकी थी और अपने पति राज बब्बर के साथ मिलकर नादिरा बब्बर ने दिल्ली में बनाए अपने थिएटर ग्रुप एकजुट को मुंबई में स्टैब्लिश कर दिया था। इस थिएटर ग्रुप के साथ ही आलोकनाथ नाटकों में काम करते थे, जिससे इन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे और मुंबई में इनका खर्च चल जाता था। एक दिन यश चोपड़ा नादिरा बब्बर के बुलावे पर नाटक देखने आए। यश चोपड़ा को आलोकनाथ का काम बड़ा पसंद आया और उन्होंने आलोकनाथ को अपने ऑफिस मिलने के लिए बुलाया। आलोक यश चोपड़ा से मिलने गए और इस तरह आलोक को फिल्म मशाल में एक छोटा सा रोल मिला। ये फिल्म अनिल कपूर की भी पहली फिल्म थी और इस फिल्म में दिलीप कुमार जैसे धाकड़ एक्टर भी थे। इसके बाद आलोकनाथ को कुछ और फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाने का मौका मिला। ये कुछ पेपर एड्स में भी नजर आए और दूरदर्शन के लिए इन्होंने डबिंग का काम भी किया। आज मैं अपने आप को दुनिया का सबसे मालदार आदमी महसूस कर रहा हूँ। अब तक मुंबई जैसे महंगे शहर में आलोकनाथ का गुजारा होने लगा था, छोटा मोटा ही सही, लेकिन उन्हें काम मिलता ही रहता था। इसी बीच भारत में टीवी शोज का चलन भी शुरू हो गया। उन दिनों देश में केवल दूरदर्शन ही था। टीवी शोज के चलन में आलोकनाथ को भी कुछ सीरियल्स में छोटे मोटे रोल्स मिलने लगे। इन्होंने डब्बा और रजनी जैसे 80 के दशक के लोकप्रिय टीवी शोज में छोटे किरदार निभाए। इसके बाद सिप्पी फिल्म्स के कॉमेडी शो छपते छपते में भी इन्होंने एक बड़ा छोटा सा रोल किया, लेकिन इनके इसी रोल ने इन्हें सिप्पी फिल्म्स की नजरों में चढ़ा दिया। रमेश सिप्पी ने जब बुनियाद सीरियल बनाना शुरू किया तो इस शो के लीड कैरेक्टर मास्टर हवेली राम के किरदार के लिए उन्होंने आलोकनाथ को ही चुना। आलोकनाथ ने भी उस सीरियल में अपनी एक्टिंग से कमाल कर दिया। ये शो बेहद लोकप्रिय हुआ। आलोकनाथ आज भी कहते हैं कि बुनियाद ही उनके करियर का वो शो था जिसने एक्टिंग के क्षेत्र में उन्हें इतनी मजबूत बुनियाद दी। बुनियाद शो ने आलोकनाथ को भारत के घर घर में पहचान दिला दी। बुनियाद पूरे 1.5 सालों तक चला और इस पूरे वक्त में आलोकनाथ की लोकप्रियता में लगातार इजाफा होता चला गया। फिल्म इंडस्ट्री में भी आलोकनाथ की रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन बुनियाद शो से ही आलोकनाथ के जीवन में वो चुनौती भी आ गई जिससे आलोकनाथ कभी पार नहीं पा सके। अगर मैं 4 बजे का वक्त देता हूँ तो उसका मतलब 4 बजे ही होता है। बुनियाद शो ने आलोकनाथ को वो पहचान तो दिला दी जिसकी ख्वाहिश हर एक्टर को होती है, लेकिन इस शो ने ही इनके सामने एक बड़ी चुनौती भी खड़ी कर दी। हुआ दरअसल यूं कि जब बुनियाद खत्म हुआ था तो आलोकनाथ के किरदार मास्टर हवेली राम की उम्र 80 साल हो चुकी थी और कहा जाता है कि आलोकनाथ को बुनियाद में सबसे अधिक उसी उम्र में ही पसंद किया गया था। ये वो वक्त था जब हिंदी सिनेमा में अगर कोई अभिनेता टाइपकास्ट हो जाए तो फिर नई पहचान हासिल करने में उसे बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यूं कह लीजिए कि एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाता है और फिर भी कई अभिनेता खुद की छवि बदलने में नाकामयाब रहते हैं।
आलोकनाथ के साथ भी ऐसा ही हुआ। बुनियाद के बाद आलोकनाथ को फिल्मों में ऐसे ही रोल्स मिलने लगे जिसमें उनका किरदार कोई उम्रदराज इंसान होता था। आलोक ने काफ़ी कोशिश की कि वो भी फिल्मों में लीड रोल करें, लेकिन उनकी ये कोशिश सफल नहीं हो पाई। साल 1987 में रिलीज हुई फिल्म कामाग्नि में हीरो बनने का एक मौका इन्हें ज़रूर मिला था। उस फिल्म में इनकी हीरोइन टीना मुनीम थी। फिल्म में कुछ गाने भी आलोकनाथ पर फिल्माए गए, कुछ हॉट सीन्स भी इन्होंने दिए, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई और इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद आलोकनाथ का हौसला भी टूट गया। इन्होंने मान लिया कि अब ये फिल्मों में वही रोल निभाएंगे जो इन्हें मिल रहे हैं। इससे कम इनके पास काम की कमी नहीं रहती और पैसा व शोहरत भी खूब मिल जाती है। अगले साल यानी 1988 में आमिर खान की पहली फिल्म कयामत से कयामत तक रिलीज हुई। इस फिल्म में आलोकनाथ ने जसवंत सिंह का रोल निभाया। ये फिल्म सुपरहिट रही और आलोकनाथ के काम को भी दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। इस तरह ये तय हो गया कि आलोकनाथ हिंदी सिनेमा के संस्कारी बाबूजी बनेंगे। आलोकनाथ ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और तकरीबन हर फिल्म में बाबूजी, तायाजी या फिर चाचा जी के किरदार में नजर आए। राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्मों में तो ये परमानेंटली बाबूजी के रोल में ही नजर आते थे। एक रोचक बात यहाँ ये भी है कि फिल्म अग्निपथ में आलोकनाथ अमिताभ बच्चन के पिता बने थे। जब आलोकनाथ ने ये रोल निभाया था उस वक्त इनकी उम्र 34 साल थी और अमिताभ उस वक्त 48 साल के थे। आलोकनाथ ने कई ऐसे एक्ट्रेस के पिता का रोल किया है जो उम्र में इनसे बड़े थे। जितेंद्र इकलौते ऐसे एक्टर थे जिनके पिता का रोल करने से आलोकनाथ ने साफ इनकार कर दिया था। परशा, ये दुबई वगैरह जाने वाली सब ऐसे बेकार की बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। आलोकनाथ अब तक 450 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और लगभग 70 से 80 टीवी शोज में भी ये नजर आ चुके हैं। आलोकनाथ आज जिस मुकाम पर हैं उसमें टीवी का बहुत बड़ा योगदान है। दूरदर्शन पर इन्होंने बुनियाद ही नहीं बल्कि और भी कई लोकप्रिय टीवी शोज में काम किया था। प्राइवेट टीवी चैनलों के दौर में इन्होंने पिया का घर, वो रहने वाली महलों की, कुछ तो लोग कहेंगे और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे सुपरहिट शोज में काम किया है। फिल्मों और टीवी शोज में काम करके आलोकनाथ ने खूब पैसा कमाया। आज वो मुंबई में एक बेहद लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कभी 60 रुपए में एक नाटक में काम करने वाले आलोकनाथ आज मुंबई में लगभग 80 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। एक फिल्म में काम करने के बदले में आलोकनाथ 40 से 50 लाख रुपए बतौर फीस वसूलते हैं। कभी मुंबई में पैदल ही डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ऑफिसों की खाक छानने वाले आलोकनाथ आज कई महंगी कारों के मालिक हैं। एक इंटरव्यू में आलोकनाथ ने बताया था कि जब रिचर्ड एटनबरो गांधी फिल्म के लिए उनका ऑडिशन कर रहे थे तो उन्होंने रिचर्ड की टीम के हेड से कहा कि एक नाटक में काम करने पर मुझे 60 रुपए मिल जाते हैं, आप मुझे 100 रुपए दे देना। लेकिन जब आलोकनाथ को बताया गया कि उन्हें 20,000 रुपए दिए जाएंगे तो वो दंग रह गए। घर आकर जब ये बात उन्होंने अपनी माँ को बताई तो इनकी माँ ने इनसे कहा कि तुम्हारे पिता तो साल भर में भी 10,000 रुपए नहीं कमा पाते हैं। कहने लगा कि आप ही तारा बाबू हैं। हाँ, हमने आपके बड़े गाने सुने हैं रेडियो पर। बात अगर आलोकनाथ की निजी जिंदगी के बारे में करें तो आलोकनाथ की शादी आशु सिंह से हुई है। आशु सिंह से इनकी मुलाकात बुनियाद के सेट पर हुई थी। आशु बुनियाद की प्रोडक्शन असिस्टेंट थी और वहीं पर इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ था। इन दोनों के 2 बच्चे हैं, बेटा शिवांग नाथ और बेटी जुन्हाई नाथ। आलोकनाथ की बड़ी बहन विनीता मलिक भी एक्ट्रेस हैं और वो एस्केप फ्रॉम तालिबान व सुरखाब जैसी अंग्रेजी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। बुनियाद सीरियल की शूटिंग के दौरान ही आलोकनाथ और बुनियाद में इनकी पत्नी बनी अनीता कंवर के बीच भी अफेयर शुरू हुआ था, लेकिन अनीता कंवर से इनका रिश्ता कुछ ही दिन चल पाया। इसके बाद आलोकनाथ ने नीना गुप्ता को भी कुछ समय तक डेट किया।
साल 2014 के शुरुआत की बात है। आलोकनाथ अचानक ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। उनके ऊपर बने जोक्स और मीम्स की बार लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ गई। लोग उनके ऊपर तरह तरह के जोक्स बनाने लगे। शुरू में तो आलोकनाथ को काफी अजीब लगा, लेकिन बाद में वो भी इन जोक्स को एंजॉय करने लगे। सोशल मीडिया पर अचानक उभरे इस ट्रेंड को आलोकनाथ ने भी भुनाया और इसी दौरान उन्होंने एक रैप सॉन्ग भी रिलीज किया। इस रैप सॉन्ग पर भी लोगों ने काफी मजाकिया कमेंट किए थे। आलोकनाथ उस समय विवादों में आ गए थे जब मीटू मूवमेंट के दौरान इन पर भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ महिलाओं ने दुराचार के आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में उन आरोपों का क्या हुआ इसके बारे में कुछ खबर नहीं आई। देखा, ये पहचानता हमें। आलोकनाथ की उम्र अब 65 साल से ज्यादा हो चुकी है। बेशक इन दिनों उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया है, लेकिन आलोकनाथ कहते हैं कि वो जल्द ही फिर से कमबैक करेंगे। किस्सा टीवी आलोकनाथ की अगली पारी के लिए उन्हें एडवांस में ही शुभकामनाएं देता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आलोकनाथ ऐसे ही स्वस्थ रहें ताकि वो लंबे वक्त तक अपने फैंस का मनोरंजन करते रहें। हिंदी सिनेमा में आलोकनाथ के योगदान के लिए किस्सा टीवी उन्हें बिग सैल्यूट करता है। जय हिंद।